हेलो। तो दोस्तों, आज हम एक और लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कि है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। और इसमें हम जीएसटी की रिवीजन लेक्चर की सीरीज में ये हमारा लगभग लास्ट चैप्टर है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचा है और सारा आपका जो है रिकॉर्डेड हो चुका है। ये वैसे चैप्टर जो है वो बिल्कुल ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मे बी 2 या 4 नंबर का आ सकता है। तो ये बोलता है कि भाई अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स किसको बनाने पड़ते हैं, जो भी सप्लायर है उसको बनाने पड़ते हैं। लेकिन यहां पर ये बात लिख रखी है किसके पर्पस के लिए बनाने पड़ते हैं, कंप्लायंस वेरिफिकेशन के लिए बनाने पड़ते हैं। यानी कि जो ऑफिसर है, कभी ऑफिसर चेक करने आएगा तो आपके पास ये रिकॉर्ड्स होने चाहिए। फॉर्मेट कोई प्रेस्क्राइब नहीं है, कैसे मर्जी बना सकते हो, बस गवर्नमेंट ये कहती है कि वो अपने जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। तो एक्ट की लैंग्वेज में यहाँ कवर नहीं कर पाऊंगा रिवीजन लेक्चर के अंदर। मैंने जो बहुत बढ़िया चार्ट्स बना रखे हैं, आप उसको जो है क्या कहते हैं देखिए, कंसिडर कीजिए। तो 35(1) जो सेक्शन आता है इसमें लिख रखा है कि किसको ये अकाउंट्स बनाने हैं, रजिस्टर्ड पर्सन को। ऑब्वियस ये बात है, जो जीएसटी में आता ही नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, वो तो क्या ही अकाउंट्स बनाएगा। इसके अलावा अकाउंट्स रखने कहां पर हैं, तो अकाउंट्स इसको जो है बनाकर रखने हैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की तरफ। यानी कि जो भी उसका मेन बिजनेस का प्लेस है, जैसे पारस की मेन ब्रांच हिसार में है तो यहां अकाउंट्स रखने हैं। अगर मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उस केस में सारे अकाउंट्स एक जगह तो रखे जाएंगे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के पास, और उन ब्रांचेस पे भी उन ब्रांचेस के रिस्पेक्टिव अकाउंट्स रखे जाएंगे। अकाउंट्स रिलेटेड टू द ईच प्लेस ऑफ बिजनेस शैल बी केप्ट एट सच प्लेस। तो रिस्पेक्टिव जगह जो है उनके अकाउंट्स रखे जाएंगे। इसके अलावा अब कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं, तो अकाउंट्स बनाने हैं जनरल अकाउंट्स। ये अकाउंट्स तो सबको बनाने हैं, ये तो जनरल अकाउंट्स हैं तो बनाने हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स का अकाउंट हो गया, सामान खरीदना बेचने का अकाउंट हो गया, या गुड्स कितनी आई गई, चोरी हो गई वगैरह, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, डिस्पोज ऑफ सैंपल वगैरह, ये सब। आईटीसी कितना अवेल किया, और आउटपुट टेन पेबल, टैक्स पेबल आना था, यहाँ पर 10 नहीं आना था, आउटपुट टैक्स पेबल, और कितना पे कर दिया आरसीएम वाला भी, या फिर और सब चीजें जो है ये तो आपको बताना, ये अकाउंट्स तो बनाने ही पड़ेंगे। अकाउंट्स का मतलब ये नहीं है कि इसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, कैसे मेंटेन करते हो ये तुम जानो, बस हमें ऐसे मेंटेन करना कि हमें समझ आ जाए। इसके अलावा गुड्स क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, रिवर्स चार्ज के अंदर क्या क्या आपकी सप्लाईज की, इनवॉइसेस, बिल ऑफ सप्लाई सभी के, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, वाउचर वगैरह सारे मेंटेन करने पड़ेंगे। एडवांस दिया, एडवांस रिसीव किया, नेम एड्रेस ऑफ सप्लायर, रेसिपिएंट, ये सारी बातें भी आपको जो है यहाँ पर लिख रखी हैं। एक बार रीड कर लेना, रीड नहीं याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर थ्योरी का क्वेश्चन आएगा 4-5 नंबर का कि कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, तो आपको याद होना चाहिए। जनरल अकाउंट्स कौन से मेंटेन करने हैं, एडिशनल अकाउंट्स कौन से मेंटेन करने हैं, ये सारे आपको चीजें याद होनी चाहिए। कौन सी जगह रखने हैं अकाउंट्स, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं इस चार्ट के अंदर स्पेशल अकाउंट्स की तरफ, कि स्पेशल अकाउंट्स कौन से हैं, उनकी बात करते हैं। तो ये हैं स्पेशल अकाउंट्स आपके, जो यहां लिखा रखा है। स्पेशल अकाउंट का मतलब कि ये जो लोग हैं, एजेंट है, इनको जनरल अकाउंट तो मेंटेन करने ही है, साथ में ये अकाउंट्स भी मेंटेन करने हैं। मैन्युफैक्चरर को साथ में ये भी करने हैं, सर्विस प्रोवाइडर को साथ में ये भी करने हैं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाले को साथ में ये भी करने हैं। और जो एजेंट होता है, जो गुड्स भी अपने पास रखता है, कस्टोडियन बोल सकते हो उसको, जो है साथ में गुड्स जो उसने हैंडल किए हैं, जो उसने रखी हुई हैं, उसका रिकॉर्ड भी रखना है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को किसका रिकॉर्ड रखना है, सेपरेट सेपरेट अकाउंट रखने हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन ऑन हुज बिहाफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड। जिनका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हो उन सबका नेम एड्रेस आपके पास होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी ऑफ गुड्स वगैरह भी जो है क्या कहते हैं, आपने जो भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी सामान यूज हुआ उसकी डिटेल होनी चाहिए। पेमेंट जो भी की, पेमेंट रिसीव हुई, वो भी आपको डिटेल होनी चाहिए। पेमेंट डिटेल्स रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टर नहीं कॉन्ट्रैक्ट आएगा यहाँ पे। नेम एड्रेस ऑफ सप्लाईज, सप्लायर आएगा यहाँ पर। फ्रॉम होम ही रिसीव्ड गुड्स एंड सर्विसेज, जो आपके जहां से आप गुड सर्विस खरीदते हो उनका भी आपको एड्रेस वगैरह होना चाहिए। तो ये जो है क्या कहते हैं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आ गया कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को क्या क्या मेंटेन करना है। क्या आपका थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को क्या क्या मेंटेन करना है, तो ये आपको याद होना चाहिए। सर्विस प्रोवाइडर को क्या मेंटेन करना है, सिर्फ एक ही बात मेंटेन करनी है एक्स्ट्रा, कि भाई उसको जो है जो भी वो सर्विस दे रहा था उसके अंदर उसने क्या क्या गुड्स यूज किया, यानी कि उसने इनपुट्स क्या क्या यूज किया, ये उसको मेंटेन करना है। मैन्युफैक्चरर को क्या करना है, मंथली प्रोडक्शन अकाउंट मेंटेन करना है, कि क्या क्या उसने रॉ मटेरियल, शोइंग क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, क्या क्या उसने यूज किया,
ये और कितना उसने मैन्युफैक्चर किया, प्रोड्यूस किया, क्वांटिटी ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, कितना प्रोड्यूस किया, कितना यूज किया, ये उसको मेंटेन करना है। एजेंट को क्या मेंटेन करना है? एजेंट को जो है क्या कहते हैं, मेंटेन करना है पर्टिकुलर्स ऑफ ऑथोराइजेशन रिसीव्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल। हर प्रिंसिपल, वो अगर मान लो 5 लोगों का एजेंट है तो पांचों प्रिंसिपल्स की ऑथोराइजेशन आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो आपने बेचे हैं और उनके बिहाफ पर वो मेंटेन करना पड़ेगा। और आपको हर प्रिंसिपल का अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। टैक्स पेड ऑन दिस ऑन बिहाफ ऑफ, उनके बिहाफ पर आपने जो टैक्स पे किया वो मेंटेन करना पड़ेगा। इसके अलावा तो ये सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ेंगी। ये सारी चीजें आपको याद करने के लिए पहले तो मैं सोच ही रहा था कि इसका लेक्चर रिकॉर्ड करूं ना करूं, फिर मेरे को लगा कि चलो ठीक है, जो मैं अपना इनपुट दे पाता हूं उतना तो रिकॉर्ड कर ही देता हूं। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, हमारा ये चार्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला कंप्लीट हो चुका है। राइट हैंड साइड में हमारा सेक्शन आता है 35(2), जो बोलता है कि भाई किसको, ओनर, ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस, ओनर मालिक ऑफ वेयर हाउस या ऑपरेटर ऑफ गोडाउन या ट्रांसपोर्टर यानी कि अपना ट्रकों वगैरह का मालिक, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, उनको ये जो है रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। उनको क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा? रिकॉर्ड ऑफ कंसाइनर, कंसाइनी जो है उसको मेंटेन करने पड़ेंगे। आप बोलोगे सर अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो भी रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। यस, क्योंकि ट्रांसपोर्टर चाहे अनरजिस्टर्ड है, बट जिसका सामान वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो तो रजिस्टर्ड होगा ना, तो डिटेल तो होनी चाहिए किस किस का सामान तुमने भेजा, तो क्या मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात आती है, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो भाई वो कैसे रिकॉर्ड मेंटेन कर रहेगा? तो गवर्नमेंट कहती है उसको एक यूनिक नंबर ले लेना चाहिए, एनरोलमेंट नंबर लेना चाहिए, जो पूरे इंडिया के लिए वैलिड रहेगा। आपको कॉमन पोर्टल पे जाकर ये फॉर्म भरना पड़ेगा और वो फॉर्म भर दोगे तो आपको एक यूनिक नंबर मिल जाएगा। ये जीएसटी नंबर नहीं है, बट ये यूनिक नंबर है जो आप अपनी हर रिकॉर्ड के ऊपर लिख सकते हो, आपको एक यूनिक नंबर मिल जाएगा। इसके अलावा फिर अपन जो है क्या कहते हैं, आगे आते हैं और ये 35(2) के बारे में थोड़ी सी बात आती है। ट्रांसपोर्टर हो तो कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं? जैसे मैंने आपको बताया था, जिन लोगों का गुड्स आपने ट्रांसपोर्ट किया है, गुड्स ट्रांसपोर्टेड डिलीवर जो है, या फिर आपके पास स्टोर है, तो उन सब का आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। जीएसटी नंबर ऑफ कंसाइनर, भेजने वाले का और पाने वाले का जीएसटी नंबर भी मेंटेन करना पड़ेगा। इसके अलावा ओनर, जो अपना गोडाउन का ओनर है उसको क्या मेंटेन करना है? उसको भी सेम बात मेंटेन करनी है कि उसको मेंटेन करना है कि उसने शेल मेंटेन बुक्स विद रिस्पेक्ट टू पीरियड फॉर विच पर्टिकुलर गुड्स रिमेन इन वेयर हाउस। जितने टाइम पीरियड के लिए गुड्स उसके वेयर हाउस में पड़े रहे, जिस भी बंदे के गुड्स वेयर हाउस में पड़े रहे, उतने टाइम पीरियड की उसके पास रिकॉर्ड्स होने चाहिए। इसके अलावा कितना सामान डिस्पैच किया आपके वेयर हाउस से, मूवमेंट किया, रिसीव किया, डिस्पोज किया, आपके वेयर हाउस से कितना सामान गया, वो रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। शेल स्टोर द गुड्स इन सच मैनर दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद आइटम वाइज एंड ओनर वाइज। आपके वेयर हाउस में से खिचड़ी नहीं मचा के रखनी है। जैसे मान लो मैं ऐसे करता हूँ, ये नोट्स, ये मोबाइल, ये सारा एक जगह डाल देता हूँ, तो भाई बहुत ज्यादा क्लमजी नहीं होना चाहिए। आपको एक अरेंज करना पड़ेगा। अगर कोई ऑफिसर आकर चेक करता है, मांगता है आपसे कि बता फलाने बंदे का गुड्स लेकर आ, कौन सा सामान है, तो आपको पता होना चाहिए यहां पड़ा है। आइटम वाइज और ओनर वाइज आपको पता होना चाहिए किसका सामान कहां पड़ा है। ऐसे मेंटेन करना है। इसके अलावा शेल फैसिलिटेट एनी फिजिकल वेरिफिकेशन, और अगर ऑफिसर चाहे तो फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है और आपको उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि जो अभी रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे, सारे रिकॉर्ड्स हमने बता दिए कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, किसको क्या क्या मेंटेन करना है। अब बात आती है जो भी रिकॉर्ड मेंटेन करोगे वो रिकॉर्ड जो है क्या कहते हैं, कैसे मेंटेन करने हैं, मैनुअली मेंटेन करने हैं या इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करने हैं। मैनुअली भी मेंटेन कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली भी मेंटेन कर सकते हो। अगर मैनुअली करते हो तो हर बुक का सीरियल नंबर होना चाहिए, और जो भी आप बुक के अंदर एंट्री वगैरह करोगे शैल नॉट बी इरेज्ड, मिटानी नहीं है। ओवर रिटर्न, काटनी कूटनी नहीं है आपको, इस तरह से आपको नहीं करना है। जैसे मान लो आपने 6 बनाया, वो गलती से अपना जो है 8 बनाना था, ऐसे ऐसे नहीं करना है। आप प्रॉपर तरीके से सिंगल लाइन मार के काटो और उसको ठीक से लिखो। इसके अलावा इनकरेक्ट एंट्री शैल बी स्कोर्ड आउट, एक लाइन मार के काटना है और उसके ऊपर साइन करने हैं, अटेस्ट करना है कि मेरे से गलती हो गई थी। और आपको क्या करना है, कीप एवरी जो रिकॉर्ड है रिलेटेड प्लेस ऑफ बिजनेस मेंशन इन द आरसी। आरसी में जो भी आपका रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पर वो रिकॉर्ड होने चाहिए। और अगर आपके मोर देन 1 प्लेस है तो रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड्स होने चाहिए वहां पर। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं।
इलेक्ट्रॉनिक मोड में करते हो तो वहां पर काम आसान होता है, सिर्फ आपको जो है क्या कहते हैं डीएससी लगाना पड़ेगा, डिजिटल सिग्नेचर लगाना पड़ेगा। एक दिन पहले भी आपको क्लास में समझाया हुआ डीएससी क्या होता है। एक पेन ड्राइव होती है जिससे कोई भी डॉक्यूमेंट साइन किया जा सकता है। इसके अलावा बैकअप मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि कभी हो सकता है कि कल को कोई फाइल डैमेज हो जाए, तुम बोलोगे अरे हमारे पास तो क्या कहते हैं फाइल डैमेज हो गई, हमारे पास रिकॉर्ड्स ही नहीं है, ई ना चोलबे, तो ये नहीं चलेगा। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, आप प्रोक्योर, अगर ऑफिसर मांगेगा तो आपको जो है हार्ड कॉपी भी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिकली भी आपको डेटा देना पड़ेगा अगर ऑफिसर मांगेगा तो। इसके अलावा अगर ऑफिसर मांगता है तो आपको पासवर्ड भी देने पड़ेंगे आपके फाइल्स के। आपने किसी कंप्यूटर में सेव कर रखा है और आपने पासवर्ड लगा रखा है तो आपको फाइल दिन का पासवर्ड देना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन बतानी पड़ेगी, आपने कोई कोड वगैरह यूज कर रखे हैं तो वो बताना पड़ेगा आपको। और प्रिंट मांगता है तो प्रिंट भी आपको देना पड़ेगा। लॉग ऑफ एवरी एंट्री, हाँ, कोई आप उसमें एंट्री डिलीट कर देते हो तो आपको ऐसा सॉफ्टवेयर मेंटेन करना है जिसके अंदर उसकी पूरी रिकॉर्ड मेंटेन हो, लॉग मेंटेन हो। ऐसा ना हो कि भाई एंट्री डिलीट कर दी पता ही ना चले। तो लॉग ऑफ एंट्री एडिटेड या फिर डिलीटेड होना चाहिए। और जो आपके अकाउंट्स हैं आपको ऐसी जगह रखने हैं कि भाई एक्सेसिबल हो हर प्लेस ऑफ बिजनेस से, जहां के भी वो अकाउंट्स हैं। कल को ऐसे बोलो कि नहीं सर वो तो हिसार ब्रांच मेंटेन करती है, वो वहां मेंटेन करती है, ऐसे जो है नहीं चलेगा। और ऑन डिमांड आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तो मैंने बता ही दिया था। इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन पे आते हैं जो कि है कितने सालों तक आपको अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो यहां पर जो है लिखा रखा है आपको अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। एनुअल रिटर्न, जैसे आपको फाइनेंशियल ईयर अगर हम बात करें अपने सिलेबस में 23-24, इसकी एनुअल रिटर्न जाती है 31/12/24 को। तो 31/12/24 के अंदर आप जो है 72 महीने जोड़ दीजिए, यहां तक आपको जो है 23-24 के अकाउंट्स मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। इसके अलावा लिखता है कि अगर आपके ऊपर केस लगता है, कोई अपील होती है, रिवीजन होता है, कोई केस लगता है कोई अथॉरिटी के अंदर, और उस केस में क्या होता है, उस केस में कहां तक के मेंटेन करने पड़ेंगे आपको, तो शेल रिटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट। फिर आपको मेंटेन करना पड़ेगा जब तक उस अपील का जवाब नहीं आ जाता, फाइनल डिस्पोजल ऑफ सच अपील, उससे 1 साल। और यही आपका जो पीरियड मैंने बताया था ये वाला 72 मंथ्स वाला, विच एवर इज लेटर, यहां तक आपको रखने पड़ेंगे। यानी कि अपील का जवाब, मान लेते हैं 23-24 की कोई अपील लगती है और अपील का जवाब आता है 31/7/2025 में जवाब आता है, तो इसमें 1 साल ऐड कर दो, यानी कि 31/7/2026, या तो यहां तक रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे या फिर 31/12/24 में 72 महीने ऐड कर दो, दोनों में से जो भी लेटर होगा वहां तक आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे अगर आपका केस वगैरह लग जाता है तो। इसके अलावा एवरी रिसर्च पर्सन शेल, हाँ तो ये मैंने आपको ऑलरेडी करा ही दिया है। और अब आते हैं नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 35। कमिश्नर नोटिफाई कर सकता है एडिशनल अकाउंट्स, कमिश्नर जो है अपना, ये कोई खास बातें जो है नहीं है। तो बस इतना सा था इस चैप्टर के अंदर। ये जो एक दो नोट्स हैं वो आप अपने आप रीड कर लेना, और जो मेरे को खास लगा वो मैंने आपको करवा दिया, और इसमें कोई भी अमेंडमेंट भी नहीं है। तो इसी के साथ अपना जो है ये वाला चैप्टर भी होता है कंप्लीट। मात्र 10 मिनट में इसकी रिवीजन हो चुकी है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।